आज जब सब लोग आवाज दे रहे हैं कि ईवीएम से चोरी हो रहा है, तो ईवीएम हटाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कई राज्यों में आपने भी चोरी की। पहले आपने बैलेट की चोरी की, अब जो है ईवीएम में चोरी की। आप वो अगर हारेगा तो वो जीतेगा, इसलिए वो कह रहा कि एक राज मैं तुम्हें दे देता हूं, एक राज तो मैं ले लेता हूं, एक हम हार जाते हैं, एक तुम जीत जाओ। तो ये मिल कर करके, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सब बंटवारा कर करके ये जो है हिस्सेदारी लेके जनता की हिस्सेदारी नहीं देते, ये भागीदारी जनता की नहीं देते, ये अपनी हिस्सेदारी भागीदारी करके। सर, आप खुल्लम खुल्ला मतदान अधिकार को लेके आप जंतर मंतर पर पहुंचे हैं, लेकिन वहीं देखेंगे कांग्रेस पार्टी भी वोट चोरी को लेकर दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की राहुल गांधी ने। उन्होंने चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार को कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या करने वालों में शामिल। पहली बात तो ज्ञानेश महोदय, जो आज कांग्रेस पार्टी है वो 100 साल की पार्टी नहीं है, वो आजादी वाली पार्टी नहीं है जिसमें महात्मा गांधी थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ये जो कांग्रेस आप देख रहे हैं, ये 1969 में इंदिरा गांधी कांग्रेस आई बनी और ये 80 में जाकर के आई हटा और कांग्रेस नाम आज के डेट में जानते हैं। तो ये 80 के बाद जो 5 साल की सरकार बनी, बाद में बीजेपी की सरकार बनी, इसलिए ये कांग्रेस जो है कोई पुरानी नहीं बल्कि नई पार्टी है। पहली बात। दूसरी बात कि ये ढिढोरा पीटते हैं पुरानी लेकर के कि मैंने ये किया, मेरे पूर्वजों ने ये किया। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आज जब सब लोग आवाज दे रहे हैं कि ईवीएम से चोरी हो रहा है, तो ईवीएम हटाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि कई राज्यों में आपने भी चोरी की। पहले आपने बैलेट की चोरी की, अब जो है ईवीएम में चोरी की। आप वो अगर हारेगा तो वो जीतेगा, इसलिए वो कह रहा कि एक राज मैं तुम्हें दे देता हूं, एक राज तो मैं ले लेता हूं, एक हम हार जाते हैं, एक तुम जीत जाओ। तो ये मिल कर करके, ये चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, ये सब बंटवारा कर करके ये जो है हिस्सेदारी लेके जनता की हिस्सेदारी नहीं देते, ये भागीदारी जनता की नहीं देते, ये अपनी हिस्सेदारी भागीदारी करके ये अपने हाउस में, ये बाहर में जनता को बेवकूफ बनाते हैं। मैं अलग अलग पार्टी हूं, लेकिन इन ये सब बैठ करके मुर्गा को चूसते रहते हैं। मैं तो एक ही हूं, आप भी राजनीतिक, मैं भी राजनीतिक, तो वो सब राजनीतिक का खेल गद्दी का खेल है और उससे जनता को कुछ नहीं मिलता। आज जरूरत है कि ईवीएम में चोरी हो रही है तो ईवीएम हटाओ, नया व्यवस्था लाओ। जैसे बैलेट हटा तो हमारा ईवीएम आया था, अब ये कहते हैं ईवीएम हटाओ। हमारे साथी सुप्रीम कोर्ट के और बहुत सारे वकील सब करें कि ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ। अरे बैलेट से चोरी ज्यादा होती थी, तब गुंडे पैदा हुए, तब गोलियां चली, तब हमारे बिहार और अन्य राज्यों में गांव के गांव चारों तरफ से गेट से गोलियां मार करके गांव के गांव में आग लगा दिया जाता था। वोट की चोरी ऐसे होती थी, जहां ठाकुर होता था, जहां क्रिमिनल होता था, किसी की मजाल नहीं कि क्षुद्र या नीचे तबके के लोग वोट दे सके। उसको खत्म करने के लिए टीएन शेषन ने ईवीएम मशीन लाए, लेकिन इसमें चोरी कर रहे हैं, मशीन में चोरी कर रहे हैं। जैसे डुप्लीकेट नोट छाप लेते हैं, कोई सीबीआई बन जाता है, कोई कमिश्नर बन जाता है। अभी आपको हमारा एक दोस्त ने कहा कि गुजरात में एक पूरा कोर्ट, जज भी, वकील भी और वहां का रीडर भी सब डुप्लीकेट, पूरा कोर्ट ही डुप्लीकेट और ऑर्डर कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे भारत के अंदर डुप्लीकेट होता है, तो डुप्लीकेट को ओरिजिनल करने के लिए, उसमें बदलाव करने के लिए ये देश से सभी से राय मशवरा करके पार्लियामेंट में है 543 होते हैं, 256 राज्यसभा के होते हैं। ये सब जो वोटिंग करके जो मीटिंग सीटिंग करते हैं, ये सब करके जनता से सारा सलाह लेकर करके एक नया सिस्टम बना सकते हैं कि वो डिजिटल, यानी हमें आगे जाना है, पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। तो डिजिटल नई शाइनिंग इंडिया में हम कैसे वोट का, हम जो है जनता का अधिकार है उसका संरक्षण करें, क्योंकि जनता एक दिन का राजा बनता है वोट देने का और 5 साल तक वो गुलाम रहता है, कैद बन जाता है अपने सेवक सेवादार चौकीदार का। उसका जो है व्यवस्था कैसे हो, तो वो जनता को सोचना होगा। और उसी को जब जनता तराही करती है, तो जब आवाज देती है, तो रेज योर वॉइस ऑन ह्यूमन राइट्स की आवाज होती है, उसको जनाक्रोश कहते हैं। फिर कहते हैं जनता बिगड़ गई, जैसे भैंसिया बिगड़ गया, जैसे हाथी जो है चिंघाड़ने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा। तो जनता पे जब जुल्म होगा तो वो हाथी, बिगड़ा हाथी और भैंसिया जो है
तो जो है बुर्राने लगेगा, और जब सींग मारेगा तो तमाम जो है इनकी सुरक्षा, जेट सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी और वो सिक्योरिटी सब तहस नहस हो जाएगा, जैसे नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, पाकिस्तान में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, इंडिया में भी होगा। इसके लिए सोचना होगा। आज सारे नेपाल और तमाम बॉर्डर पे सैनिक को भर दिया, किस लिए भरा? कहीं घुस करके वही यहां कुछ ना कर दें, तो दर्द तो शुरू हो गया है। ये आगाज है, ये चिंगारी है। यही चिंगारी अगर व्यवस्था में बदलाव नहीं हुआ, इसको सुधारा नहीं गया, तो ये आग ले सकता है। यही पूरे घर को, यही पूरे देश को, यही पूरे राजधानी को स्वाहा कर सकता है। मोदी जी को जो उपहार दे रहे हैं आप, वो क्या उद्देश्य है? मोदी जी पहली बात तो भारत के जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, वो 272 अब कुछ साथ देके 304 वो प्रतिनिधि का प्रधानमंत्री, फिर एक पार्टी का प्रधानमंत्री। क्योंकि वो प्रचार करते हैं, कहीं भी जाते हैं, सरकारी प्रोग्राम में जाते हैं। आज यहां भी बहुत सारे सरकारी लोग हैं, क्या वो उन्होंने अपना लोगो लगाया है कि मैं चमार हूं, मैं दुसाध हूं, मैं बनिया हूं, मैं यादव हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं ब्राह्मण हूं? सिंपल कपड़ा जैसे हम पहने के सब पहने का, लेकिन वो अपने सीने पर कमल लगा के घूमते हैं कि मैं बीजेपी का हूं। तो बीजेपी का प्रधानमंत्री हैं आप, न कांग्रेस के हैं, न समाजवादी के हैं, न जनता दल, न दल, बहुत सारी पार्टी है। आप किसी भी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं है, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। जबकि प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद होता है, वो 140 करोड़ का रहे, 141 करोड़ की आबादी का रहे, तो 141 करोड़ का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वो वोट दिया है या नहीं दिया, चाहे वो जंतर मंतर पे भीख मांग रहा हो, चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे विकलांग हो, उसका भी वो प्रधानमंत्री है। उनका हित देखना चाहिए, लेकिन उनको हित चंद दो चार दोस्तों का हित दिखता है, बाकी को नहीं दिखता। एक तरफ वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका साथ चाहिए, विकास चंद लोगों का, दोस्तों का चाहिए। यही तो विरोध है। आज मैं 61 साल का हो गया हूं, 40 साल से राजनीति को देख रहा हूं। इन 40 साल के बीच में जितना हमारे आज के वर्तमान प्रधानमंत्री ने गाली सुना, जो आज उसका विरोध झेल रहे हैं, आज किसी भी प्रधानमंत्री को इतना विरोध नहीं हुआ था जितना इतना विरोध है। लेकिन ये खुद बड़े प्यार से कहते हैं मैं तो गाली सुनते सुनते प्रधानमंत्री बना हूं, मैं तो भीख मांगा हूं, मैं तो जंगलों में रहा हूं, मैं तो भिशासन किया हूं। ये सारा डायलॉग मारते तो आशा नहीं चलता। और इसीलिए आज हमारे जो है 65 करोड़ भारत के नौजवान यूथ 65 करोड़ हैं। क्या उसमें IAS IPS पढ़े लिखे नहीं है? क्या पुलिस और वहीं से नेताओं के बेटा नहीं है? लेकिन वो अपना बेटा को तो विदेश में पढ़ाते हैं, अमेरिका में, लंदन में, पेरिस में पढ़ाते हैं। और हमारे बच्चे को सरकारी स्कूल, वो भी स्कूल बंद कर दो, पढ़ना नहीं है, फिर कहते हैं पकौड़ा बेचो। तो पढ़ा लिखा नहीं होगा जो बंदा, वो तो लीडर बनेगा। जो हमारा लाभ जानता नहीं है, जो आर्टिकल नहीं जानता, जो समानता नहीं जानता, आर्टिकल 12 से 35 नहीं जानता, हमारे बोलने की व्यक्ति 19 नहीं जानता, हमारे जीने का 21 नहीं जानता, प्रेमबल नहीं जानता, मौलिक अधिकार नहीं जानता, और वो कहता है मैं लॉ मिनिस्टर हूं। कमाल की बात है। तो बेवकूफ बना रहे, जैसे धृतराष्ट्र 100 साल अंधा आदमी 100 साल भारत पे राज किया, तो आज मूर्खों का राज चल रहा है। कब तक चलेगा? तो हमारे जो कहा कि अगर इनको शिक्षा मिल जाए, एजुकेटेड हो जाएंगे, आवाज देंगे, चंद लोग होंगे। भगत सिंह 100 नहीं था, चंद्रशेखर 100 नहीं था, गांधी 100 नहीं थे, नेहरू 100 नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस 100 नहीं थे। एक भारत का तकदीर और तस्वीर बदल सकता है। लोग कहते हैं हजारों लाखों करोड़ों होगा, दुआ जी आपके पीछे सब होगा, तब आप जीतोगे। ये मच्छा गलत है। एक व्यक्ति अगर ठान लेगा तो वो सारी व्यवस्था को बदल सकता है। ये इतिहास भरा पड़ा है। हमारे कल जहां मोदी जी का बर्थडे था, वहीं पे पेरियार जी का भी बर्थडे था, और तमाम बहुत संख्यकों ने पेरियार का बर्थडे भी मनाया, बहुत कुछ किया। आज हमें इसीलिए 18 को चुना कि आप 75 साल हो गया मोदी जी, आराम कर लीजिए, और गाली कितना सुनिएगा। माँ का गाली हो गया, भाई का हो गया, सबका हो गया, पितृदान कर लिया, आपने पूजा पाठ भी कर लिया, आप भगवान भी बन गए, सब कुछ तो कर लिया, मोक्ष प्राप्ति कर लिया,
थोड़ा आराम कर लीजिए, आप ही में से कोई और दूसरे को मौका मिल जाएगा, ताकि हमारा जो व्यवस्था बिगड़ रही है वो व्यवस्था सुधरा रहे। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा मजबूत है भारत का, हमारा यहाँ संविधान है और हमारे यहाँ लाइन इन ऑर्डर है, उसको बिगड़ने मत दीजिए। इसको जो बाकी जो साधु सन्यासी करें, मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाऊंगा, तो भैया पहले हमारा भारत जो है पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया क्या? और अभी 18 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है मुसलमानों का, भारत में मुसलमान 36 करोड़ है, 2 पाकिस्तान रहता है, तो 2 पाकिस्तान और इसमें से निकालोगे, फिर कहेगा अफगानी वो जो है अलगाववादी जो है, जो पंजाब वाले हैं, वो कहेंगे मैं अलग से राज्य बनाऊंगा, खालिस्तान बनाऊंगा, फिर कहेगा कि मैं तेलुगु को राज्य बनाऊंगा। तो अरे भारत का कितना टुकड़ा करोगे मेरे भाई? कई राज्य टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, जरा शांति से हमारे नौजवानों को आगे बढ़ने दो, काम करने दो, और नहीं करने दोगे तो यही जो खामोश बैठे। कल मैंने देखा कि कई जगह पकौड़े की दुकान लोगों ने खोला, कई चीज का स्टॉल लगाया कि अब हम पढ़े लिखे लोग हैं, अब हम यही काम करेंगे, और ये जो एक सिंबॉलिक दिया कि मैं बम फोड़ रहा हूं, बम, तो ये राजनीति का अड्डा बना दिया है, और हम लोग राजनीतिक से ओत-प्रोत रहते हैं। इसलिए हमें उससे थोड़ा हट करके सामाजिक और सांस्कृतिक तरीके से नौजवानों को 1 2 4 हो, ज्यादा नहीं हो, तो एक बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर हो सकता है, देश हमारा सुधर सकता है, और हम जो है उन्नति की तरफ जा सकते हैं। सोने की चिड़िया की बात करते हैं, सोने की चिड़िया हमारा भारत पहले था, विश्व गुरु पहले था, अखंड भारत पहले था, आज आपने तोड़ तोड़ के विखंडित कर दिया है, और सच्चाई के साथ नहीं बल्कि गलत लोगों के साथ, गाली गलौज करने वाले के साथ, मारामारी करने के वास्ते के साथ आप उसके भीड़ लगाते हैं। पार्लियामेंट में गाली, बाहर गाली, वहां चप्पल, वहां जूता, उस पे जो है ये मीडिया चटकारे ले रही है, उसको दिखा रही है, सच्चाई से दूर होकर के चल रही है। और आज अगर सच्चाई जिंदा है, आज हमारा देश का लोकतंत्र बचा है, संविधान बचा है, तो सिर्फ आप लोगों की सोशल मीडिया और यूट्यूबर की वजह से बचा है। और अगर यह सोशल मीडिया नहीं होता तो हमारी आवाज भी छीन जाती, कैद हो जाता, मुंह सील जाता, और यही हालत ये लोग बनाना चाहते हैं।